हेलो फ्रेंड्स, मिशन जॉब में आपका स्वागत है। दोस्तों, हर वक्त जीतने का जज्बा होना चाहिए, क्योंकि किस्मत बदले या ना बदले लेकिन समय ज़रूर बदलता है। इसलिए मेहनत ज़रूर करें। आज का वीडियो की शुरुआत हम यहाँ से करते हैं। पहला प्रश्न पे चलते हैं। पहला प्रश्न कहता है WTO का मुख्यालय कहाँ है। WTO इसको बोला जाता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना की गई थी 1995 ईस्वी में। इसकी स्थापना कहाँ की गई थी, कब की गई थी? 1995 ईस्वी में की गई थी। जबकि इसका अगर मुख्यालय की बात करें तो यह जेनेवा में है। इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में है। जेनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। अगला नंबर सवाल है, देखिए, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि वायुमंडल को 5 परतों में बांटा गया है। 5 परत कौन कौन से हैं? एक क्षोभ मंडल है, क्षोभ मंडल के बाद समताप मंडल आता है, समताप मंडल, फिर मध्य मंडल है, उसके बाद आयन मंडल है, फिर बहिर्मंडल है। 5 मंडल हैं और 5 मंडल में पूछा जा रहा है कि ओजोन परत कहाँ पाया जाता है। तो ओजोन जो परत पाया जाता है ये समताप मंडल के जस्ट नीचे होता है ओजोन परत। अगला तीसरा नंबर सवाल देखें, वाहनों के अग्रदीपों, जिसको हम लोग हेडलाइट भी कहते हैं, में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल होता है। किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल होता है ये बताना है। देखिए, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, परवलयी दर्पण, ये 4 प्रकार के ऑप्शन हैं आपके। लेकिन हेडलाइटों में जो प्रयोग किया जाता है वो कौन है? परवलयी दर्पण है। जबकि उत्तल दर्पण की अगर बात करें तो यह जो ड्राइवर होता है, यानी कि पीछे के गाड़ी को देखने, इसको साइड मिरर के रूप में बोला जाता है। साइड मिरर, ये प्रायः गाड़ियों में पीछे देखने के काम आता है, साइड मिरर। अवतल दर्पण की अगर हम लोग बात कर लें तो अवतल दर्पण का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? खास करके डॉक्टर इसका प्रयोग करते हैं आँख, नाक, कान, गला का जो डॉक्टर होता है वो इसका प्रयोग करता है। ठीक है, इसका प्रयोग करता है। जबकि समतल दर्पण का यूजेस ये है कि हम लोग मुंह देखने में इसका काम करते हैं, और भी ढेर सारी इसके उपयोग हैं। चौथा नंबर देखें, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? राष्ट्रीय आय का आकलन तो सबसे पहले इसने किया था दादा भाई नौरोजी ने। सबसे पहले किसने किया है? दादा भाई नौरोजी ने किया है। दादा भाई नौरोजी को ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है। 5वां नंबर सवाल हम लोग देखेंगे, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसको CAG बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? CAG बोला जाता है। और संविधान की अगर हम लोग बात करें तो संविधान में यह कहाँ वर्णित है? संविधान में यह अनुच्छेद 148 में वर्णित है। अनुच्छेद 148 में CAG का वर्णन किया गया है। और नियंत्रण में महालेखा परीक्षक जो होता है, इसका जो कार्यकाल होता है ये 6 वर्षों का होता है। ये कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 6 वर्षों का। और ये किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो ये सारी चीजों को भी आप नोट करते जाएं। संविधान में अनुच्छेद 148 में वर्णित है, CAG बोला जाता है, इसको राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। छठा देखें, भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त, प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त की बात की जा रही है। तो पहले चुनाव आयुक्त जो था, पहले उसकी स्थापना की हम लोग बात कर लें तो चुनाव आयोग, इसको चुनाव आयोग, ठीक है, चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन अंग्रेजी में से कहते हैं। चुनाव आयोग की जो स्थापना की गई है, स्थापना की अगर हम बात कर लें तो यह की गई है 25 जनवरी 1950 ईस्वी को। चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई है? 25 जनवरी 1950 ईस्वी को की गई है। तो चुनाव आयोग की स्थापना, पहले ये क्या होता था? एक सदस्य होता था। ये जो आयोग था, एक सदस्य इसमें होते थे, जो कि मुख्य चुनाव आयुक्त ही होते थे। और सबसे पहले जो मुख्य चुनाव आयुक्त की बात की जाए तो सुकुमार सेन थे। पहले प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। बाद में चल के ये 3 सदस्य हो गया
ठीक है, यह आयोग क्या हो गया, 3 सदस्य। अब आगे देखें, 7वां नंबर कहता है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है। सर्वोच्च न्यायालय जो कि भारत का उच्चतम न्यायालय भी इसे कहा जाता है, उच्च सुप्रीम कोर्ट इसे बोला जाता है। इसके जो न्यायाधीश होते हैं, इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय का जो सेवानिवृत्ति की आयु होती है वो 65 वर्ष होती है। और इसका जो वर्णन मिलता है, कहाँ मिलता है, संविधान में इसका वर्णन कहाँ मिलेगा आपको, संविधान के अनुच्छेद 124 में। संविधान के अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन मिलता है। और न्यायाधीश की अगर बात कर लें तो 65 वर्षों तक इसकी सेवानिवृत्ति होती है। आगे देखेंगे 8वां नंबर, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है। तो प्राकृतिक रबर जो होता है ये आइसोप्रीन का बहुलक होता है। आगे 9 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एलपीजी का प्रमुख घटक है। एलपीजी किसे कहते हैं, इसको लिक्विड पेट्रोलियम गैस भी कहा जाता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। प्राय घरों में ये प्रयोग किया जाता है, खाना बनाने में प्रयोग किया जाता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस का, एलपीजी का। और इसका जो मुख्य घटक होते हैं, प्रमुख जो घटक होते हैं, ये प्रोपेन और ब्यूटेन दोनों होते हैं। लेकिन प्रमुख घटक की अगर बात करें तो प्रोपेन भी इसका सही जवाब हो सकता है या फिर ब्यूटेन भी इसका सही जवाब हो सकता है, इसलिए दोनों इसका सही जवाब होगा। अगर प्राकृतिक गैस की बात करें, प्राकृतिक गैस की अगर हम यहाँ पे चर्चा करें तो प्राकृतिक गैस का जो मुख्य घटक होता है वो मीथेन होता है और एथेन होता है। तो दोनों को ध्यान से देखना है। एलपीजी का प्रमुख घटक अगर लिक्विड पेट्रोलियम गैस की बात करें तो ब्यूटेन और प्रोपेन दोनों होता है, जबकि अगर हम प्राकृतिक गैस के घटक की बात करें तो मीथेन और इथेन दोनों होता है। आगे देखेंगे 10वां नंबर सवाल, मीना माता रोग किस कारण से हुआ था। तो यह पारा के कारण से होता है। आगे चलेंगे 11 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के अधिकार में नहीं है। भारत के राष्ट्रपति की जो नियुक्ति होती है, नियुक्त जो करते हैं राष्ट्रपति के द्वारा जो नियुक्ति की जाती है उसको विशेष करके जरूर पढ़ें। भारत का मुख्य न्यायाधीश ये भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अध्यक्ष वित्त आयोग के ये भी किए जाते हैं, ये भी सही हो जाएगा। थल सेनाध्यक्ष ये भी राष्ट्रपति के द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं। लेकिन लोकसभा अध्यक्ष जो होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा अध्यक्ष नियुक्त नहीं किया जाता है, बल्कि यह लोक सदस्य जो भी लोकसभा के सदस्य होते हैं, लोकसभा के सदस्यों के द्वारा चुना जाता है। ये क्या होता है, चुना जाता है। और इसका कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्षों का। इसका कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्षों का। ठीक है, 5 वर्षों का। और प्रथम लोकसभा अध्यक्ष की बात करें तो जीवी मावलंकर थे, या ये भी याद रखना है। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, जीवी, इसको इस तरह से पढ़े, जीवी मावलंकर। ठीक है, इसे याद रखें। लोकसभा के अध्यक्ष कौन होते हैं, लोकसभा के सदस्यों के द्वारा चुना जो जाता है वो सदस्य लोकसभा का अध्यक्ष होता है। ये भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं चुने जाते हैं, इसलिए इसका सही जवाब ये हो जाएगा। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष की बात करें तो जीवी मावलंकर प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे और 5 वर्षों का इसका कार्यकाल होता है। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, 5 वर्षों का। इसे अस्थायी सदन भी कहा जाता है, निम्न सदन भी कहा जाता है लोकसभा को। आगे देखेंगे 12 नंबर, बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है। तो बॉल पेन जो होता है वो पृष्ठीय तनाव पर काम करता है, पृष्ठीय तनाव के सिद्धांत पर काम करता है। इसको सरफेस टेंशन भी बोला जाता है, सरफेस टेंशन, अंग्रेजी में सरफेस टेंशन भी कहा जाता है पृष्ठीय तनाव को। और बॉल पेन जो होता है वो सरफेस टेंशन के आधार पर काम करता है। बिहार में साक्षरता का प्रतिशत देखिए, सेंसस आप जरूर पढ़ें, सेंसस यानी कि जनगणना, ये 2011 का याद रखें, इसको जरूर पढ़ लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 2011 का जनगणना जो है उसे याद रखें, उससे ढेर सारे प्रश्न आएंगे।
बिहार में साक्षरता का प्रतिशत पूछ रहा है, तो यह साक्षरता प्रतिशत दर जो है मात्र 61.8% है। ठीक है, आगे देखेंगे 14 नंबर सवाल है, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? पंचायत का चुनाव जब किया जाता है तो यह निर्णय लिया जाता है राज्य सरकार के द्वारा। पंचायत के बारे में हम बता दिए हैं। पंचायत का जो वर्णन है अनुच्छेद कहाँ है? अनुच्छेद 40 में है। अनुच्छेद 40 में पंचायत का वर्णन है। और अगर बात कर लें कि सबसे पहले पंचायती राज प्रणाली कहाँ लागू की गई थी, तो यह राजस्थान में लागू की गई थी, राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान के नागौर जगह में किया गया था। सबसे पहले 1959 ईस्वी में सबसे पहले लागू की गई थी। ठीक है, 2 अक्टूबर को, ये भी याद रखना है, 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में सबसे पहले पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत की गई थी। ठीक है, लेकिन 73वें संविधान संशोधन और 74वें संविधान संशोधन, 73वें के अनुसार पंचायती राज प्रणाली जो था उसको कानूनी रूप दिया गया था 73वें संविधान संशोधन 92 में, और 93 से इसको लागू किया गया था 24 अप्रैल को। यह भी हमेशा याद रखें। और जब लागू किया गया था तो सबसे पहला राज्य जो था वो आंध्र प्रदेश था। सबसे पहला राज्य कौन था? आंध्र प्रदेश। इसे भी याद रखें। आगे देखें सवाल 15, द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किस शासक ने किया था? द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किस शासक ने किया था, यह याद रखना है। तो प्रथम बौद्ध संगति की अगर हम बात करें, प्रथम की अगर बात करें तो किसके द्वारा किया गया था? यह अजात शत्रु के शासन काल में किया गया था प्रथम। अगर द्वितीय की बात करें तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि कालाशोक के शासन काल में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। तृतीय की अगर हम बात करें तो ये अशोक के समय में हुआ था, अशोक के समय में। और यह कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। ठीक है, पाटलिपुत्र में। और ये तृतीय था, याद रखना है, तृतीय था। प्रथम अजात शत्रु के शासनकाल में, दूसरा प्रथम जो हुआ था ये राजगीर में हुआ था, राजगीर नाम से पहले जाना जाता था ये। दूसरा जो हुआ था, तीसरा जो हम देख लिए, चौथा जो हुआ था कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। ठीक है, ये चौथा था। चौथा ये कनिष्क के शासनकाल में हुआ था, कनिष्क के शासनकाल में किया गया था, कुंडलवन कश्मीर में, कुंडलवन में। ठीक है, तो इस तरह से आपको याद करने हैं। आगे देखें 16 नंबर, बिहार में सबसे पहले किस स्थान से नवपाषाण युगीन अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो ये चिरांद है। आंख बंद करके इसे याद रखें। 17, बिहार में किस स्थान से 2 यक्ष मूर्तियां प्राप्त हुई है? मूर्तियां की यहाँ पे बात की जा रही है, मूर्तियां प्राप्त हुई है, तो यह पाटलिपुत्र है, पटना से, पाटलिपुत्र से यह प्राप्त की गई है। आगे देखें 19 नंबर, राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय। देखिए राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय अगर बिहार की बात करें तो ये पूसा समस्तीपुर में है। आगे 19 नंबर, बिहार के समाचार पत्रों में सबसे पहले प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र कौन है? तो सबसे पहले जो प्रकाशित समाचार पत्र जो कि बिहार में हुआ था ये अमृत बाजार पत्रिका है। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र। देखिए अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? कौटिल्य द्वारा रचित ये पुस्तक है अर्थशास्त्र, और अर्थशास्त्र में जो वर्णित किया गया है वो शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास के बारे में वर्णन है उसमें। ठीक है, और कौटिल्य की अगर बात करें तो ये मंत्री थे, किसके मंत्री थे? ये मंत्री थे, और ये थे चंद्रगुप्त के। इसे भी याद रखें, चंद्रगुप्त कहाँ का राजा था? ये मौर्य वंश का संस्थापक था, मौर्य वंश का था, संस्थापक भी था, और यह था कहाँ का? मगध का। उसके बाद आगे देखेंगे 21 नंबर, जैन धर्म की पहली संगीति कहाँ हुई थी? जैन धर्म की पहली संगीति की चर्चा की जा रही है। तो जैन धर्म की जो पहली संगीति थी वो पाटलिपुत्र में की गई थी। पहली संगीति ये पहली थी। अगर द्वितीय की बात करें तो ये वल्लभी में हुआ था, द्वितीय ये वल्लभी में हुआ था। 22 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन सिकंदर का समकालीन था? सिकंदर का समकालीन पूछा जा रहा है। महापद्म नंद, अजातशत्रु, उदयन और धनानंद। देखिए सिकंदर का जो समकालीन राजा था, शासक था, वो धनानंद था। ठीक है, नंद वंश का धनानंद था, और धनानंद को हराकर ही चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। किसके सहयोग से? कौटिल्य के सहयोग से।
23 नंबर देखिए, टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर अवस्थित है, ये बताना है। टिहरी बांध परियोजना इतना इंपॉर्टेंट है, आप सोच नहीं सकते हैं, इसे बार बार परीक्षाओं में आता है ये क्वेश्चंस, इसलिए इसे ध्यान से देखें। तो यह भागीरथी नदी पर है, हालांकि भागीरथी और भिलंगाना नदी, भागीरथी और भिलंगाना नदी के संगम पर है, ध्यान से देना है। कौन सा? टिहरी बांध परियोजना। आगे देखें 24 नंबर सवाल देखेंगे। 24 नंबर सवाल कहता है दल बदल संबंधी प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में है? अनुसूची का नाम बताना है। तो दल बदल संबंधी जो प्रावधान है ये 10वीं अनुसूची में है। संविधान की किस अनुसूची में है? 10वीं अनुसूची। संविधान में कितने अनुसूची हैं? संविधान में कितने अनुसूची हैं? 12 अनुसूची हैं। ठीक है, 12 अनुसूची है संविधान में, और ये 10वीं अनुसूची में दल बदल संबंधी प्रावधान किया गया है। कब किया गया है? तो 52वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन के द्वारा। कब? 1985 ईस्वी में। 1985 ईस्वी में दल बदल संबंधी कानून लाया गया था 52वां संविधान संशोधन के द्वारा, और अनुसूची 12 जोड़ा गया था। अगला सवाल देखेंगे नंबर 25, संविधान संशोधन की प्रणाली किस देश से प्रेरित है? तो यह देश है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में संविधान संशोधन की प्रणाली है और वहीं से इसे गेन किया गया है। तो ये, और किस संविधान के किस भाग में है? संविधान के भाग 20 में वर्णित है। संविधान संशोधन कहाँ है? भाग 20 में। और अनुच्छेद की अगर बात करें, तो अनुच्छेद ये 368 में है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में है। एक एक पॉइंट को आप नोट करते जाएं या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। 26 देखें, भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? महान न्यायवादी, इसको अटॉर्नी जनरल भी बोला जाता है। महान न्यायवादी ने पूछ के आपसे अटॉर्नी जनरल भी पूछ दिया जाए, अटॉर्नी जनरल भी पूछ दिया जाए। ठीक है, तो ये बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत परीक्षाओं में इससे प्रश्न बनते हैं, अटॉर्नी जनरल या फिर महान न्यायवादी। तो ये किस अनुच्छेद में वर्णित है? संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? ये सारी चीजें आप याद करते जाएं। संविधान के अनुच्छेद 76 में वर्णित है, अनुच्छेद 76 में वर्णित है। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 76 में भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति की गई है, नियुक्ति का प्रावधान है, अटॉर्नी जनरल का प्रावधान है, और इसकी जो नियुक्ति करता है ये राष्ट्रपति करता है, और इसी के प्रसाद पर्यंत ये कार्यकाल भी होता है। प्रसाद पर्यंत इसको बोला जा सकता है। ठीक है, प्रसाद पर्यंत बोला जा सकता है क्योंकि इसी के राष्ट्रपति के द्वारा ही यह नियुक्ति की जाती है और इसी के द्वारा समाप्त भी किया जाता है। 27 नंबर देखिए, गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित हुआ था? तो गुट निरपेक्ष आंदोलन की अगर हम चर्चा करें तो यह बेलग्रेड, सर्बिया में किया गया था, बेलग्रेड में किया गया था। और अगर बात करें तो 1961 ईस्वी में। ठीक है, 1961 ईस्वी में गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन किया गया था। अगर इसका मुख्यालय की अगर हम चर्चा करें तो मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय की अगर हम बात करें तो इसका मुख्यालय जकार्ता में है। ठीक है, जकार्ता कहाँ है? इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। ठीक है, इसका मुख्यालय है। गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन जो हुआ था वो बेलग्रेड में हुआ था। आगे देखें 28, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? सबसे पहले जान लें कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, ये पहले जान लें। तो ये है 25 जनवरी। 25 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है? तो सबसे पहले जाने कि चुनाव आयोग ये करवा चुके हैं ये प्रश्न। चुनाव आयोग की जो स्थापना हुई है, स्थापना, ठीक है, ये कब हुई है? 25 जनवरी 1950 ईस्वी को। ठीक है, और इसी के उपलक्ष्य में 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। अब आगे देखेंगे 29, सर्च लाइट समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित किया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा अंग्रेजी में। आगे देखें
निम्नलिखित में कौन सी ईंधन गैस फ्यूल गैस नहीं है? भाप अंगार गैस है, प्रोड्यूसर गैस ये भी है, हास गैस नहीं है, मार्स गैस है। मार्स गैस बोला जाता है मीथेन को। मार्स गैस किसे बोला जाता है? मीथेन को, ठीक है, इसे याद रखें। हास्य गैस इसको बोला जाता है, लाफिंग गैस, ठीक है, लाफिंग गैस इसका सही जवाब हो जाएगा। इसको नाइट्रस ऑक्साइड के नाम से भी जाना जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड, इसे क्या बोला जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड। इसे हास्य गैस के रूप में जानते हैं, लाफिंग गैस के रूप में जानते हैं, ये ईंधन गैस नहीं है। एक चीज देखें, सूर्योदय होते समय डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? तो यह परिकिरणन के कारण दिखाई देता है। आसान है, आगे देखें 32, सिरके की प्रकृति अम्लीय किसके कारण होती है? उस सिरका का जो प्रकृति होता है वो अम्लीय होता है, किसके कारण होता है? तो एसिटिक एसिड के कारण होता है, ठीक है, एसिटिक एसिड के कारण यह अम्लीय होता है। ओम के नियम किस राशि का मात्रक लिया गया है? ठीक है, तो ओम का नियम जो है ये प्रतिरोध का मात्रक है, प्रतिरोध का मात्रक है। हृदय की धड़कनों को अंकित करने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? हृदय की धड़कन को जो उपकरण मापता है या अंकित करता है उसे हम कार्डियोग्राफ के नाम से जानते हैं, कार्डियोग्राफ के नाम से जानते हैं। वाहनों के इंजन को ठंडा करने वाले उपकरण या यंत्र, यह रेडिएटर है। आसान है। पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता है? किस भाग में? देखिए 3 भाग होते हैं, एक सीमा होता है, एक नीफे होता है, एक सियाल होता है, 3 भाग होते हैं। सीमा जो होता है इसमें सिलिकॉन की प्रधानता होती है और मैग्नीशियम की प्रधानता होती है। नीफे में निकेल की प्रधानता होती है और फेरस की प्रधानता होती है। सियाल में सिलिकॉन की प्रधानता होती है और एल्युमिनियम की प्रधानता होती है। तो सीमा, नीफे और सियाल ये है धरती का, पृथ्वी का भाग है, और सीमा में सिलिकॉन मैग्नीशियम होता है, नीफे में निकेल और फेरस होता है जिसे हम लोग लोहा भी कहते हैं। तो इसका सही जवाब नीफे हो जाएगा। आगे देखेंगे 37 नंबर, भारत का प्रमाणिक समय किस स्थान से निश्चित किया जाता है? तो इलाहाबाद हो जाएगा इसका सही जवाब। इलाहाबाद का एक जगह है नैनी, नैनी इसका सही जवाब है, नैनी। आगे देखेंगे 38, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो यह है कर्क रेखा। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? इसका सही जवाब हो जाएगा कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, अब बीचों बीच गुजरती है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब देखें अगला, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? सेम क्वेश्चन है, इसका सही जवाब हो जाएगा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगर राज्यों की बात करें और पूछा जाए इनमें से कौन से राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, 3 राज्य रहेगा, चौथा राज्य नहीं रहेगा, तो इसमें कैसे आप पहचानेंगे? तो गुजरात एक है राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के बाद एक है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में भी प्रवेश करती है। उसके बाद है एक झारखंड, झारखंड से पश्चिम बंगाल, उसके बाद है त्रिपुरा, उसके बाद है मिजोरम। तो ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा, इसे याद रखें, दिमाग में बैठा लें। 40, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? पूरे विश्व का कितना प्रतिशत भारत छेकता है? तो यह मात्र 2.4% है, 2.4%। काली मिट्टी किस फसल की खेती के लिए सर्वाधिक उपयोगी होता है? तो यह होता है कपास के लिए। काली मिट्टी का एक और नाम है रेगुर मिट्टी, ये भी याद रखें, रेगुर मिट्टी। और मिट्टी कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के। भारत में यह वर्गीकृत किया गया है। उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन है? इसका सही जवाब हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु जो है वो उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा प्राप्त करती है अधिक मात्रा में। एक है दुलहस्ती पावर स्टेशन किस नदी पर आधारित है? देखिए ये है चिनाब नदी पर। दुलहस्ती पावर स्टेशन कहाँ है? चिनाब नदी पर। ब्यास और सतलज की अगर बात करें तो इस पर एक बहुत बड़ा है भाखड़ा नांगल है, याद रखना है। सतलज नदी पर है भाखड़ा, जो कि भारत का सबसे ऊंचा बांध भी है, सतलज पर है। और एक इससे नहर निकाली गई है जिसे इंदिरा गांधी नहर भी कहते हैं, इंदिरा गांधी नहर भी कहते हैं। इन सब चीज को याद रखें।
44 नंबर देखें, बटरफ्लाई स्ट्रोक शब्द का संबंध है। बटरफ्लाई स्ट्रोक शब्द जो है वो तैराकी से संबंधित है। आगे 46, खिलाड़ियों हेतु भारत में सर्वोच्च खेल पुरस्कार, सबसे ऊंचा खेल पुरस्कार जो खेल विधाओं में दिया जाता है, ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में अधिक प्रसिद्ध है? ब्रज भाषा की बात करें तो यह काव्य भाषा के रूप में इसे लिया गया है और प्रसिद्धि भी मिली है इसे। 48 देखिए, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? आसान सा सवाल है आपके लिए, हिंदी। आगे देखिए 49, उपसर्ग का प्रयोग होता है, तो उपसर्ग जब भी लगता है तो आगे में लगता है, शब्द के आगे में लगता है, ठीक है। आगे देखेंगे 50 और अंत, प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग पूछ रहा है, प्रख्यात में, तब प्र हो जाएगा इसका सही जवाब। दोस्तों वीडियो कैसा लगा? लाइक और कमेंट जरूर करें, दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें दोस्तों। जय हिंद।